सत्ता और वक्त इन दोनों को एक आदत होती है, इन्हें लगने लगता है कि अमर है, लेकिन सच्चाई यह दोस्तों कि शक्ति जब निर्भीकता के साथ आती है तभी वो अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। और जब ऐसी निर्भीक आंधी आती है तो बड़े बड़े ताज और तख्त हवा में उड़ने लगते हैं। बिल्कुल ऐसी एक आंधी इस वक्त हमारे ठीक पड़ोस में चल रही है, नेपाल में, जहां एक 35 साल के रैपर ने, एक आम से लड़के ने देश के दशकों पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका है। जरा सोचिए, पिछले 17 सालों में 14 सरकारें देखने वाले नेपाल ने इस बार एक ऐसी करवट ली है जिसने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल पंडित को हैरान कर दिया है। दशकों तक नेपाल पर राज करने वाले 74 साल के वेटरन नेता और 4 बार के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को उन्हीं के गढ़ में लगभग 50,000 वोट से धूल चटा दी गई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे एक अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के इतने करीब पहुंच गया? आखिर इस नए जेन ज़ी रेवोल्यूशन के पीछे की असली कहानी क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस नए नेपाल का इंडिया और चाइना के जियोपॉलिटिकल गेम पर क्या डायरेक्ट असर पड़ने वाला है? आज मैं इस सारी चीजें एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूं। बस आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। लास्ट में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष, आप देख रहे हैं ग्लोबल रिपोर्ट। अब एक बार स्टार्ट करने से पहले कुछ हेडलाइंस देखिए। इधर देखो, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि रैपर पॉलिटिशियन बलेंद्र शाह अनसीट्स नेपाल एक्स-पीएम एज ही हेड्स फॉर विक्ट्री। दोस्तों, बीबीसी की हेडलाइन सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक बदलते हुए दौर का ऐलान है। पूरी स्टोरी समझाता हूं, ध्यान सुनना। पिछले 30 सालों से नेपाल की पॉलिटिक्स सिर्फ 3-4 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल जिन्हें हम लोग प्रचंडा कहते हैं, और शेर बहादुर देउबा, ये सभी 70 साल के आसपास के नेता हैं जो आपस में म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे। कभी कुर्सी इनके पास तो कभी कुर्सी उनके पास, एक आता था तो दूसरा जाता था। पिछले 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी थी, देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जॉब्स नहीं थी, करप्शन चरम पर था। नेपाल की 1/3 जनता, लगभग 8 से 9 मिलियन लोग आज बाहर के देशों में काम कर रहे हैं। देश सिर्फ रेमिटेंस पर चल रहा था। लेकिन इस बार गेम बदलना था, क्योंकि मैदान में 8 लाख नए फर्स्ट टाइम वोटर्स उतर चुके थे और उनकी आवाज बनकर उभरे बलेंद्र शाह, जिन्हें दुनिया बलेन कहती है। दोस्तों, बलेन कोई टिपिकल नेता नहीं है। 1990 में काठमांडू में पैदा हुए, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, फिर इंडिया आकर कर्नाटका के वीटीयू से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। लेकिन उनके अंदर एक अलग ही आग थी। 2013 में एक अंडरग्राउंड रैप बैटल रॉ बर्ड से वो रातों रात फेमस हो गए। उनका म्यूजिक सिर्फ गाना नहीं था, वो सिस्टम पर एक डायरेक्ट अटैक था। उनका गाना बलिदान, जिस पर 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, उसने नेपाल के यूथ को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। अब एक बार आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देशको रक्षा गर्ने जति सबै चुतिया छन्, नेता जति सबै चोर देश लुटी खाछन्। दोस्तों, मजा आया। भले जानते थे कि सिर्फ गाना गाने से सिस्टम नहीं बदलेगा, सिस्टम को अंदर से साफ करना पड़ेगा। इसलिए मई 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सबने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आया तो नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता बुरी तरह हार गए और बलेन जीत गए। और फिर मेयर बनते ही उन्होंने अपना जलवा दिखाया, म्युनिसिपल मीटिंग्स को लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया और इलीगल बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलाया, जैसे कि हमारे योगी महाराज उत्तर प्रदेश में करते हैं। अब ये बेखौफ अंदाज, ये निर्भीकता लोगों को बहुत पसंद आई। पर जो मेन गेम हुआ वो हुआ सितंबर 2025 में। नेपाल में उस वक्त केपी शर्मा ओली की सरकार थी। उन्होंने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए। यूथ पहले से ही करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट से भड़की हुई थी। ये बैन आग में घी की तरह काम करने लगा और पूरे देश में जेन ज़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सरकार ने गोलियां चलवाई और 77 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अब दोस्तों इधर ध्यान देना, इस वक्त बलेन खुलकर यूथ के साथ खड़े हुए और उन्होंने सीधा केपी शर्मा ओली को ही टेररिस्ट कह दिया। अब यूथ चाहती थी कि बलेन तुरंत देश की कमान संभाले, लेकिन ही डिडंट फॉल इनटू द ट्रैप। वो ट्रैप में नहीं फंसे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, जिसको बाय द वे इंडिया भी अनऑफिशियली बैक कर रहा था, उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने को सपोर्ट दिया और खुद को आगामी आम चुनाव के लिए तैयार करने लगे। और फिर आया मार्च 2026, बलेन ने मेयर पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ज्वाइन कर ली, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ 4 साल पहले बनी थी। बलेन को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और दोस्तों यहां पे उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। वो किसी सेफ सीट से नहीं लड़े, उन्होंने सीधा झापा कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी। अब इस सीट के बारे में खास बात यह है कि यह सीट 74 साल के केपी शर्मा ओली का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रिजल्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बलेन को 68,348 वोट्स मिले और केपी शर्मा ओली को 18,724 वोट्स, लगभग 50,000 वोट्स की मार्जिन से उन्होंने नेपाल के सबसे शक्तिशाली नेता को उसके ही घर में हरा दिया। और सिर्फ बलेन नहीं, उनकी पार्टी आरएसपी ने पूरे देश में स्वीप कर दिया और इस तरीके से नेपाल के इतिहास की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्रांति है। क्या दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक का इंडिया और चाइना पर क्या असर पड़ने वाला है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। इधर देखो दोस्तों,
पिछले कुछ सालों से खास तौर पर केपी शर्मा ओली के टाइम पर नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज्यादा था। बीजिंग का एक बहुत क्लियर गेम प्लान था कि नेपाल की सारी कम्युनिस्ट पार्टीज को एक साथ मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग प्रो चाइना गवर्नमेंट बनाना है। चाइना इसमें बहुत पैसा और एफर्ट लगा रहा था, लेकिन इस इलेक्शन ने चाइना के पूरे गेम प्लान को पानी में मिला दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का नेपाल में लगभग सफाया हो गया है, जनता ने उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ इंडिया को यहाँ पे काफी बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, नेपाल के इलेक्शन में एक अजीब सी चीज देखी गई है कि जो जितना ज्यादा एंटी इंडिया नारे लगाएगा उसे उतने ही वोट मिलेंगे। लेकिन इस इलेक्शन में पिछले कई दशकों में पहली बार एंटी इंडिया सेंटीमेंट कंप्लीटली जीरो था। मुद्दे सिर्फ जॉब्स और इकोनॉमी थे। ये सच है कि 2023 में जब बलेन मेयर थे तब उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया था एज अ काउंटर टू इंडियाज अखंड भारत, लेकिन वो उनका एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक मैसेज था अपनी जनता के लिए। रियलिटी में बलेन और उनकी आरएसपी एक बहुत प्रैग्मेटिक और स्मार्ट पार्टी अभी के लिए नजर आ रही है। उनका मैनिफेस्टो कहता है कि वो 1.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, पर कैपिटा इनकम डबल करना चाहते हैं और जीडीपी को $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये सब चाइना के डेट ट्रैप में फंसकर नहीं होगा, इसलिए उन्हें इंडिया जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का साथ चाहिए। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि इंडिया के साथ ही कोई बड़ा पंगा करने वाले नहीं है। और इसके पीछे एक और रीजन ये भी है दोस्तों कि बलेन मैथिली ओरिजिन के हैं। उनका कनेक्शन मधेश जो कि नेपाल का तराई रीजन है उससे है, और ये इंडिया और नेपाल के कल्चरल और ज्योग्राफिकल टाइज को और ज्यादा मजबूत करेगा। इंडिया ने भी डिले नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुरंत इस शांतिपूर्ण चुनाव की तारीफ की और नई सरकार के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इन कमिंग फ्यूचर इंडिया विल विन, नेपाल विल विन। अब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल दे रहा हूं, इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सवाल यह है कि जिस केपी शर्मा ओली को बलेन शाह ने इस इलेक्शन में बुरी तरह हराया है, वो केपी शर्मा ओली इससे पहले कितनी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? और ये हैं आपके ऑप्शंस। आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका सही आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।